डियर ट्रेनिज। तो मैं साल सिंह ट्रेनिज फिर से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी। तो बिना समय गंवाए हुए BCC2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य कौन है? छात्रों ने इन लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। What are the various democratic values according the preamble of Indian Constitution? Discuss the role of education in calculating democratic values to student। तो ये BCC2 में जो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है उसमें सवाल 2021 में पूछा गया था, तो हम इसकी चर्चा की विवेचना करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। Look at first page। This one is first page। This one is first page। And next this one is second page। This one is third page। This one is fourth page। This one is next page। This one is next। लोकतंत्र में शिक्षा। And this one is last। ओके दोस्त, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्वेश्चन भी यही है, तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे पहले भी अमेरिका ने संविधान सबसे पहले वहीं लिखित संविधान लिखा गया था, लेकिन हमारे भारत ने उससे भी बड़ा संविधान लिखकर दिखाया। इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल मिलाकर 114 दिन बहस हुए थे और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर तकरीबन 63,96,729 रुपये खर्च किए गए। इसका अर्थ है 64 लाख रुपये व्यय हुआ। अब संविधान के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे हम लोग। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। मीन्स हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे इसका बॉयकॉट कर दिया। आगे हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में।
संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये काफ़ी BVI है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी BVI है। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज से एक प्रश्न आ रहा है मेरे जहन में। 15 अगस्त सब लोग जानते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। तो आप ये बताओ कि 26 जनवरी को झंडे को किस तरीके से फहराया जाता है और 15 अगस्त को झंडे को किस तरीके से फहराया जाता है। एक्चुअल में 26 जनवरी को जो हमारा जो फ्लैग होता है ऑलरेडी वो बैम्बू जो ऊपर में जो बांस होता है वहाँ पे पहले से सेट किया हुआ रहता है, पहले से 26 जनवरी को, जिसे हम बोलते हैं ध्वजारोहण। क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण। 26 जनवरी की बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी के दिन हम लोग जो करते हैं होस्टिंग, फ्लैग का जो होस्टिंग करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है ध्वजारोहण, जो कि पहले से बांस के ऊपर में टॉप पे लगा रहता है, उसे 26 जनवरी के दिन किया जाता है। इसे बोलते हैं ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग। अब 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त के दिन हम लोग क्या करते हैं, झंडे को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसी दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के झंडे को नीचे उतारा था और अपना जो तिरंगा है उसे फहराया था। तो 15 अगस्त के दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के झंडे को उतारा जाता है। एग्जैक्टली हम लोग झंडे को सिर्फ ऊपर ले जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के झंडे को नहीं उतारते, क्योंकि वो लगा ही नहीं होता है। लेकिन यही इसके पीछे रीज़न है। तो 26 जनवरी के दिन पहले से झंडा वही रहता है। हम लोग उस दिन क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। 15 अगस्त के दिन हम लोग क्या करते हैं, झंडे को फहराते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, होस्टिंग करते हैं। तो आई थिंक याद रहेगा। तो इसको बोला जाता है अनफर्लिंग, है ना। ध्वजारोहण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अनफर्लिंग, जो 26 जनवरी करते हैं, UNFURLING, अनफर्लिंग। और 15 अगस्त को होस्टिंग, HOISTING। ये बहुत कम लोगों को पता है, मेरे दिमाग में जहन में आया तो मैंने बता दिया। ओके, हम लोग कम टू द पॉइंट, हम लोग संविधान पे हैं, उसकी चर्चा करना चाहेंगे। मैंने अभी जस्ट आपको संविधान सभा की जो समितियों में जिनके अध्यक्ष थे उनके बारे में चर्चा की, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संविधान सभा ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। जैसे कि 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान को रखा गया और 4 सिख को रखा गया। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या भी थी, जो कि 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य निर्वाचित किए गए। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसके प्रमुख थे जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। फिर आगे इसको हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप में 114 दिन का बहस भी हुआ और इसमें तकरीबन 64 लाख रुपए खर्च किए गए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये मैंने संविधान के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताया।
हमारा जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि छात्रों ने इन लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका का विवेचना की थी। मतलब संविधान को हम लोग को शिक्षा से संबंधित जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। तो इसमें जो इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं, याद रखेंगे 3 सूचियाँ। अनुसूची में भी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, इसमें आपकी जो 3 सूचियाँ हैं, 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियाँ, वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लोग लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन अभी 100 हैं। राज्य सूची में क्या है, इसमें 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में अभी 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 है। तो इस तरीके से 3 सूची का वर्णन किया है। समवर्ती सूची में क्या है, इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इसमें दीवानी और फौजदारी कानून प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, ये सब आते हैं। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे 8वीं अनुसूची में। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची 14 भाषाएं थी। तो ये आपका मैंने संविधान के बारे में चर्चा किया। अब इसमें शिक्षा से संबंधित हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। इसमें और भी आगे है पढ़ना, मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकता का अधिकार, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो मौलिक अधिकार के बारे में भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकार, सब लोग जानते होंगे मौलिक अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। याद रखेंगे इसको, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो है आपका अनुच्छेद 29 से 30, इसमें संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार को प्रायोरिटी मिला है। 29-30 याद रखेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है शिक्षा से ही संबंधित है। तो 29 से 30 आपको याद रहेगा। और 29 में क्या है, थोड़ा सा सुन लें। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश नहीं रोका जाएगा। अब अनुच्छेद 30 तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। अब लोकतंत्र के मूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मूल के बारे में बताएं। तो जो लोकतंत्र का जो मूल है, इसमें सहनशीलता होनी चाहिए। लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है वो सहनशीलता है, जियो और जीने दो। इस
मंत्र के पालन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, व्यक्ति का आदर होना चाहिए। लोकतंत्र इस आस्था पर आधारित है कि मानव व्यक्तित्व अनंत मूल्य का है। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को महत्ता प्रदान की गई है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सम्मान एवं आदर प्रदान करना चाहिए। परिवर्तन में आस्था। परिवर्तन लोकतंत्र का आवश्यक गुण है, इसीलिए लोकतंत्र में आस्था रखने वाला व्यक्ति परिवर्तन में विश्वास करता है। वह परिवर्तन के साथ अनुकूलन भी करता है। समझाने बुझाने से परिवर्तन। लोकतंत्र में परिवर्तन या कोई विचार दूसरों पर बलपूर्वक नहीं लादे जाने चाहिए, वरन विचार विमर्श या समझा बुझाकर उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। सेवा के बारे में। लोकतंत्र का आधार सेवा है। हम अभी लोकतंत्र के मूल्य पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके सवाल में पूछा गया है। लोकतंत्र का आधार सेवा है। लोकतंत्रीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से जनता की सेवा के लिए अर्पित करना चाहिए। रायवर्न का मत है, एक रायवर्न है, जिन्होंने कहा लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के समस्त व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज की तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति की अधिक सेवा करता है। अब लोकतंत्र में शिक्षा के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। जैसा कि अनुच्छेद 30 में मैंने बताया कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार है कि वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो अनुच्छेद 30 के बारे में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 है ना। संस्कृति का अधिकार आपको 29 है और 30 आपका है शिक्षा संबंधी अधिकार। क्योंकि लोकतंत्र को शिक्षा से लिंक करने का क्वेश्चन है, तो हम लोग जो भी लोकतंत्र का करेंगे वो शिक्षा से संबंधित ही हम लोग उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो प्रश्न का है उसका जवाब सटीक मिल सके। तो हम लोग लोकतंत्र में शिक्षा के बारे में और बताना चाहेंगे। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक बात शिक्षा और उच्च कोटि की राजनीतिक चेतना है। यदि लोगों को राज्य के कार्यों में रुचि नहीं है और वे समाज की समस्याओं को नहीं समझते हैं, तो लोकतंत्र केवल नाम के लिए होता है। लोकतंत्र में जितने भी दोष बताए जाते हैं उन सब का प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा ही लोकतंत्र के नागरिकों को जागरूक बनाती है और राज्य के कार्यों में उनकी रुचि उत्पन्न करती है। जॉन टीवी ने तो इतना भी कहा है, सन 1913 में कहा था, शिक्षा के लिए लोकतंत्र की निष्ठा एक सुपरिचित तथ्य है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है। जॉन टीवी साहब का कहना है कि शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है और लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा सूखी, नीरस और मृत पर्याय है। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। तो सब व्यक्ति को शिक्षित होना भी जरूरी है और हम इस विषय को आगे चेक करेंगे। लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्तियों का सामाजिक संबंध और नियंत्रण में व्यक्तित्व रुचि उत्पन्न हो और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का होना संभव हो। लोकतंत्र में शिक्षा इस कारण भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि वह इसको प्राप्त करके एक नागरिक के रूप में, मतदाता तथा विधेयक के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर सके। लोकतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी कुछ अधिक है। यह मुख्य रूप से सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभव की विधि है। लोकतंत्र में लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि यदि इस शिक्षा में हमारे प्रयास सफल हैं तो बालक योग्य नागरिक बनेगा। वह अपने कार्यों को इस प्रकार करेगा जिससे कि उसका और दूसरों के हित हो। वह ऐसे कार्यों को करने पर बल देगा जिससे विश्व कल्याण का योग मिलेगा। उनमें सहजीवन और सहस्तित्व की भावना होगा। तो ये टॉपिक आज के लिए कंप्लीट हुआ। ये आपका क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य की विवेचना करें। तो ठीक है, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। फिर से मैं नेक्स्ट ऑडियो और वीडियो में मिलूँगा। आदाब, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।